पोटेंशियल होगा उसका सिंपली सम, है ना। तो नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, वो कितना होगा, वो हो जाएगा सिंपली V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन n तक, क्या ना होगा। तो टोटल पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा, K Q1 बाई R1, K Q2 बाई R2, K Q3 बाई R3 एंड सो ऑन। इसमें क्या कर सकते हैं, K को कॉमन लेके लिख सकते हैं, अंदर बचेगा Q1 बाई R1, Q2 बाई R2, Q3 बाई R3 एंड सो ऑन, है ना। तो इसको हम फिर समेशन ऑफ सीरीज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि समेशन हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 है सब जगह, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं I से, तो हो जाएगा QI बाई RI, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से लेके n तक हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, चलो तो ये सिंपल सा हो गया, ये कभी नहीं पूछेगा, चिंता नहीं करो फालतू सर, जो आसान लगे पढ़ने में वो कहियो नहीं पूछेगा। चलो अब एक फॉर्मूला मेरे को बताओ गॉस लॉ का एप्लीकेशन का, तीसरा वाला है स्फेरिकल का। आउटसाइड में कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सो बताओ जरा, तीसरे एप्लीकेशन का। हम आउटसाइड पूछ रहे हैं, सिग्मा चार्ज डेंसिटी हो गया, रेडियस हो गया कैपिटल R, और स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो कितना आया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर। देखो तो चेक करके कॉपी में, यही था कि कुछ गड़बड़ है। जल्दी से चेक करके बताओ। फोर पाई तो हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से, चेक करो ठीक से। गॉस लॉ का लास्ट एप्लीकेशन का पहला केस, पॉइंट आउटसाइड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, कॉपी में भी कौन सा R स्क्वायर ऊपर है, कैपिटल R। और कोई देखा कॉपी में, मुस्कान, अच्छा अच्छा, चलो क्या नाम है, रुपेश, रुपेश रुपेश आवाज जा रही है मेरी। सिग्मा का वैल्यू बताओ कितना होगा, सिग्मा कितना होता है, ये चीज क्लास में भी पढ़े हो। सिग्मा होता है टोटल चार्ज बाई एरिया, तो यहाँ एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा, होगा। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करके कुछ मॉडिफाई करके चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, सो देखो वैल्यू क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, सिग्मा की ये वाली वैल्यू लिख ली, टोटल चार्ज बाई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर,
और क्या बच गया, ये आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बच गया, है ना, यही ना बचा जी। देखो तो क्या कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा कैपिटल वाला। तो देखो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ क्यू बचेगा, नीचे क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, 4 पाई बचेगा, स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। तो इसको थोड़ा अरेंज करके अगर हम लिख ले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग से लिख सकते हैं, है ना, और क्यू बाय आर स्क्वायर अलग से लिख सकते हैं रीअरेंज करके। इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो देखो ये किसकी वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है ना, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर मिल गया हमको, है ना। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का, है ना। मतलब एक चार्ज स्फीयर जो होता है वो एज ए पॉइंट चार्ज भी कंसीडर किया जा सकता है, इस बात का मतलब यही है, क्लियर है। और क्यों कहा जा सकता है ऐसा, तो ये कैलकुलेशन करके बता देंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत? चलो इसी बात पे हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर, ठीक। टॉपिक हो जाएगा क्या, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसीलिए हमने चार्ज स्फीयर का नेचर एनालाइज कर लिया और ये चेक कर लिया कि चार्ज स्फीयर को जो है हम पॉइंट चार्ज के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उस पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना होगा, जितना कि इस पूरे स्फीयर के चार्ज का वैल्यू होगा, और पूरे स्फीयर पे चार्ज का वैल्यू कितना, क्यू, और क्यू का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा इंटू ए, मतलब सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसमें कोई दिक्कत? तो देखो पहला केस तो बड़ा सिंपल सा है, आउटसाइड वाला। ये चार्ज स्फीयर हो गया, इस पे टोटल चार्ज हो गया Q, ये P पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया इसका R। तो पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, सिंपली फॉर्मूले से K Q बाई R हो जाएगा, इसमें और कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि चार्ज स्फीयर को हम एज ए पॉइंट चार्ज भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लग सकता है तो पोटेंशियल में क्यों नहीं लग सकता, है ना। तो चार्ज स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा आउटसाइड वो क्या होगा, वैसा ही होगा जैसा कि पॉइंट चार्ज का होता है, के क्यू बाई आर, ठीक। इस बात में कोई दिक्कत किसी को? इस बात में कोई दिक्कत किसी को? चलो अब बात करते हैं सरफेस पे। तो सरफेस पे कंडीशन क्या होगा कि जो स्मॉल आर है वो इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल आर के, है ना। देयरफॉर पोटेंशियल एट पी को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई कैपिटल आर से रिप्लेस हो जाएगा, यही ना। कुछ समझना ही नहीं है, चार्ज स्फीयर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो हम बस स्मॉल आर को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से, क्योंकि अब वो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा ना। तो स्मॉल आर की जगह बस कैपिटल आर लिख देना है, ठीक। और कोई डाउट?
क्लियर है? और बहुत कंफ्यूजन जबरदस्ती का हो रहा है, तो लो ये चार्ज स्फीयर हो गया जिसपे चार्ज है Q, और वो पॉइंट कहाँ आ गया? सरफेस पे आ गया। अब ठीक है, क्लियर है ये बात? पॉइंट जो पहले दूर था अब सरफेस पे आ गया, है ना? अब तीसरा और इम्पोर्टेंट, इनसाइड, मतलब कि वो पॉइंट कहाँ घुस गया? अंदर में आ गया। तो अंदर में पोटेंशियल कितना सॉरी, तो इसमें ध्यान दो कि चूंकि इनसाइड चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं, है ना? बाकी बच्चा याद है कुछ ऐसा? तो जब फील्ड 0 है अंदर में, तो अगर कोई चार्ज यहाँ सरफेस से उठा के अंदर अगर लेके जाना भी चाहे, तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा। और जब फोर्स ही नहीं लगेगा अंदर मूव कराने में, तो वर्क डन होगा? नहीं होगा। और जब वर्क डन नहीं होगा तो चेंज इन पोटेंशियल होगा? नहीं ना होगा। मतलब इनसाइड चार्ज स्फीयर पोटेंशियल सेम रह जाएगा, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो उतना ही रह जाएगा जितना कि सरफेस के केस में था। रिमेन्स सेम एंड इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सरफेस। ठीक, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना? और बस इस रिलेशन को याद रखोगे, बाकी अपने आप ध्यान रहेगा। तो घर में घुसते समय हमारे पास 1000 रुपया बचा हुआ था, और घर में जब घुस गए तो खर्चा थोड़ा होता है। तो घर के अंदर घुसने के बाद भी तुम्हारे जेब में हर समय कितना रुपया बचा रहेगा? उतना ही ना जितना अंदर घुसते समय था, मतलब 1000। तो कोई चेंज तो आया नहीं तुम्हारे अमाउंट में, है ना? चलो, इसमें पूरे में कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर हमने पढ़ लिया। पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया। हाँ, चलो अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अब। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो उसमें दो कंडीशन होता है। एक बार हम एक्सटर्नल फील्ड को, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 मान के चलते हैं, दूसरी बार हम एक्सटर्नल फील्ड की भी कुछ वैल्यू मान लेते हैं। तो जब एक्सटर्नल फील्ड 0 होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पहले से मौजूद होगा वो भी 0 होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर करेंगे कुछ वैल्यू, तो उस केस में
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा उस रीजन में, ठीक है। तो उसमें कंसेप्ट कौन सा यूज होगा? ये वाला W/Q = V वाला, जो क्लास 10th लेवल पे भी पढ़ते हैं। तो यहां से वर्क डन कितना हो जाएगा? V पोटेंशियल के अगेंस्ट Q × V, है ना, होगा। और यही वर्क डन जो है वो क्या होता है? एज ए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का स्टोर हो जाता है। इस बात में कोई दिक्कत? इस बात में किसी को भी कोई दिक्कत? तो देखो, हम दो रीजन मानते हैं, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल सा है। एनसीईआरटी उठाओगे तो खाली थ्योरी मिलेगा इसके ऊपर, है ना। ये दो रीजन हमने मान लिए, ठीक। एक केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए इसका जो वोल्टेज होगा वो भी 0 होगा। दूसरे केस में एक्सटर्नल फील्ड जो है वो नॉन जीरो है, मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ चार्जेस को यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। मान लो Q1 लाए, Q2 लाए, Q3 लाए, इस तरह से यहाँ भी Q1 लाए, Q2 लाएंगे, Q3 लाएंगे एंड सो ऑन, बहुत सारे चार्जेस लेके आएंगे इस रीजन में, ठीक है। दोनों अलग अलग एग्जाम्पल हैं, दोनों को एक मत समझ लेना, सॉरी। तो देखो, जब इस केस में तो पहले से कोई पोटेंशियल है नहीं ना है, तो जब Q1 चार्ज को हम यहाँ पे लाना चाहेंगे तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कोई वर्क डन होगा। चिल्लाओ मत, सुनो। जब Q1 को इस रीजन में लाएंगे तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कोई वर्क डन होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो 0 है ना। जब इस चार्ज को हम यहाँ लाएंगे तो जबकि पोटेंशियल ही यहाँ कुछ नहीं है, तो पहला वर्क डन कितना होगा पहले चार्ज को लाने में? 0, है ना। बाकी बच्चा क्लियर है बात? फिर दूसरे चार्ज को लाना होगा, तो दूसरे चार्ज को लाने से पहले ही भाई साहब यहाँ पहुंच चुका है 0 वर्क डन करते हुए, तो उसका अपना पोटेंशियल यहाँ पे अब एग्जिस्ट करेगा, V1 करेगा ना। तो अब जब ये Q2 चार्ज यहाँ आना चाहेगा तो इसको किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? इस V1 के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा इसका, है ना। तो W2 कितना हो जाएगा? Q2 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज V1, है ना। तो इतना काम करते हुए Q2 भी अब यहाँ आ जाएगा। जब Q2 भी आ गया तो उसका भी अपना पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, V2, है ना। तो चूंकि पोटेंशियल क्या होता है? सिंपली सम होता है। तो अब इस रीजन में टोटल पोटेंशियल कितना होगा? V1 + V2 होगा। तो जब ये थर्ड चार्ज भी हम यहाँ लाना चाहेंगे तो इस थर्ड चार्ज को क्या करना होगा? इस टोटल पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब Q3 इंटू V1 + V2, टोटल पोटेंशियल V1 + V2 हुआ, है ना।
इस बात में कोई दिक्कत किसी को? तो इसी तरह से हम चार्जेस लाते जाएंगे, वर्क डन कैलकुलेट करते चले जाएंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, टोटल वर्क डन जो है वो ऐड करेंगे और वही टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ, तो इस केस में बस एक ही अंतर है कि यहाँ पहले से कुछ ना कुछ पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो पहला चार्ज यहाँ पे आएगा Q1, उसको इस पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस केस में W1 जो है वो कितना हो जाएगा, Q1 इंटू V, है ना। यहाँ पे जीरो वैल्यू होगी नहीं, इस केस में जीरो हो जा रहा था, है ना। क्लियर है? अब जब Q1 चार्ज यहाँ आ गया तो इसका अपना भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करने लगेगा। तो अब इस रीजन में टोटल चार्ज इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कितना होगा, V प्लस V1 होगा। तो जब Q2 चार्ज यहाँ आना चाहेगा तो Q2 को क्या करना होगा, हाँ, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा V प्लस V1 होगा। तो अब Q2 भी यहाँ आ गया, तो Q2 का भी अपना पोटेंशियल होगा V2। तो अब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V प्लस V1 प्लस V2, है ना। तो अब अगर तीसरा चार्ज यहाँ लाना चाहे तो क्या होगा, उसको V प्लस V1 प्लस V2 के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, है ना। एंड सो ऑन, Q4 लेंगे, Q5 लेंगे, Q6 लेंगे, है ना। क्लियर है? तो यहाँ भी अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन ऐड करेंगे और वही टोटल वर्क डन जो है वो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि इस केस में एक्सटर्नल पोटेंशियल के अगेंस्ट सब जगह काम करना पड़ रहा है, मतलब इस केस में जो टोटल वर्क डन होगा वो इस केस से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ तो एक्सटर्नल पोटेंशियल था नहीं कहीं, है ना। तो क्या, किस केस में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इसमें कि इसमें? इसमें, है ना। मतलब इस केस में जिसमें पहले से कुछ पोटेंशियल मौजूद है, इस केस में हमको